कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण का भाग 2 बताने जा रहा हूं। देखते हैं इस भाग में क्या चीज है। सबसे पहले हम लेते हैं गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। मैंने पहले पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे जी के मान में क्या परिवर्तन है बता दिया था पिछले टर्न पे। आज जो है पृथ्वी तल के नीचे जाने पर क्या जी के मान में परिवर्तन होता है। ये पृथ्वी का तल है, इस तल पे जो है ये जी का मान स्मॉल जी है, और इससे एच गहराई पर जाने के बाद यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि ये जो त्रिज्या आपकी है, जो पहली त्रिज्या है पूरी, ये कैपिटल आर है। जब गहराई पे पहुंच जाते हैं तो इसकी त्रिज्या घट करके जो है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच हो जाती है। ये वाली त्रिज्या इसकी ये दी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से लिख लिया गया। ये त्रिज्या यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और मान लिया इस पे एम द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर भी रखी है, फिर इसको एच गहराई पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान इसका घट जाएगा, और इसका घनत्व जो है हमने स्मॉल रो ले रखा है। चलिए देखते हैं द्रव्यमान। पहले पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान जो आर जो होगा कितना होगा, 4/3 हो जाएगा, पाई आर ई क्यूब और रो हो जाएगा। लेकिन एम डैश का जब मान निकालेंगे तो 4/3 पाई हो जाएगा, और ये आर माइनस एच का होल क्यूब होगा और रो हो जाएगा। ये बात आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। घनत्व जहां रो क्या है, रो जो है वो घनत्व है किसका, पृथ्वी के पदार्थ का, जो भी पदार्थ है उसका घनत्व है। चलिए अब आगे देखना चालू करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये पहले मान लेते हैं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, त्रिज्या r, इसकी सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, तब पृथ्वी पर लगने वाला बल F जो है, एक तो गुरुत्व बल लगेगा जो कि mg के बराबर होगा, और एक आकर्षण बल लगेगा g m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इसमें मान धर दीजिए, कैपिटल M का मान हमने बताया था, इसमें M से तो M कट जाएगा, और ये G का जो मान आ जाएगा कैपिटल G हो जाएगा। M का मान रख देते हैं, 4/3 है, पाई है, और R क्यूब है, और रो है साथ में, और यहाँ पे R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर से पूरा ये घात कट जाएगी, तो G का जो मान आ जाएगा वो G हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, पाई R और रो होगा। अब यदि वस्तु को पृथ्वी की सतह से h गहराई पर ले जाएं तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी r माइनस एच हो जाएगी। इस स्थिति में वस्तु पर केवल r माइनस एच त्रिज्या के ठोस गोले के कारण ही आकर्षण बल कार्य करेगा। अब वो आकर्षण बल दिखाना है, तो ये F बराबर कितना हो जाएगा, एम जी डैश हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जी एम डैश आएगा, और साथ में रो हो जाएगा। रो बाद में आएगा, एम जी एम स्मॉल एम है इसका, और बटे में कितना हो जाएगा, आर माइनस एच का होल स्क्वायर। ये स्मॉल और स्मॉल एम कट जाएगा, तो जी डैश का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा, एम डैश का मान रख दीजिए, 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और आर माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, और रो जो पीछे मैंने निकाल के दिखाया था, और बटे में कितना है, आर माइनस एच का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देखिए, पूरी की पूरी पावर इससे 3 से कट जाएगी, जो बच जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो जी डैश बराबर है, कैपिटल जी है, 4/3 है, पाई है, और आर माइनस एच, और साथ में रो है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा जी डैश अपॉन जी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी है, 4/3 है, पाई है, और आर माइनस एच है, और साथ में रो है, और बटे में क्या हो जाएगा इसमें, ये भी आपका कैपिटल जी है, 4/3 है, पाई है, और आर है, रो है। रो और रो कट जाएंगे, और ये पूरे के पूरे नियतांक कट जाएंगे। तो जी डैश बटे जी का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका आर माइनस एच अपॉन आर। अब जी डैश बराबर हो जाएगा जी, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 1 माइनस एच अपॉन आर हो जाएगा। तो ये आपका एक सूत्र आ गया, यानी सूत्र मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। जी डैश बराबर हो गया जी और 1 माइनस एच अपॉन आर। तो ये एक सूत्र आ गया, यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल के नीचे जाएंगे वैसे वैसे जी का मान घटते जाएगा, और यदि केंद्र में पहुंच जाएंगे तो h का मान r के बराबर हो जाएगा और g का मान 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं इस वाले में। ये भी आपको पृथ्वी के सतह
से ऊपर और नीचे जाने पे जी के मान में होने वाला परिवर्तन का वक्र दिखाया गया है। ये चित्र में प्रदर्शित है, यहाँ पे चित्र लिखना है, चित्र में प्रदर्शित ये चित्र दिखा रखा है। सबसे पहले केंद्र की बात करते हैं। केंद्र के लिए क्या होगा, तो केंद्र के लिए H बराबर जो है R हो जाएगा। तो सूत्र हमारे पास G डैश का जो सूत्र था G 1 माइनस H अपॉन R के उसमें रख दीजिए। तो G डैश बराबर G, हालांकि मैंने पीछे बता दिया, 1 माइनस यहाँ R अपॉन R हो जाएगा, कट के यहाँ 1 आ जाएगा। तो G डैश बराबर G और 1 माइनस 1 यानी कि ये सब 0 हो जाएगा, यानी केंद्र पर 0 होगा। लेकिन केंद्र से जैसे ऊपर जाएंगे वैसे अधिकतम मान तक बढ़ता है, 9.8 तक बढ़ जाएगा। इसके बाद वो धीरे धीरे वक्र के रूप में घटना चालू होता है जब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने लगते हैं। तो ये वक्र बहुत ज्यादा याद रखिएगा इसको। ये ग्राफ के बारे में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नेट वगैरह हो गया, ये और चीजें आती है उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर रहता है। अब थोड़ा चलते हैं पृथ्वी तल की जो आकृति है, आकृति के कारण जो है कैसे बदलता है ये वो बताना है आपको। जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो जी का जो सूत्र होता है वास्तव में क्या होता है, जी होता है m होता है अपॉन r का स्क्वायर होता है। और यदि हमने ध्रुव पे लगा लिया तो यहाँ जीपी हो जाएगा, जीपी यहाँ ले लेंगे तो यहाँ आरपी हो जाएगा। और यदि भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इसे ई से दिखाते हैं, तो ई पे जो हो जाएगा कैपिटल जी हो जाएगा, एम हो जाएगा और यहाँ आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना बच्चों, आर ई का मान आर पी से बहुत बड़ा होता है, और कितना बड़ा होता है ये भी ध्यान दे लीजिए। तो आर ई का मान आर पी जो है लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा होता है। ये इन दोनों का अंतर जो है 21 किलोमीटर। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपको दिखाई दे रही यहाँ तक की जो है ये दूरी, और ये जो वो ध्रुव की दूरी है ये दूरी, इन दोनों का अंतर जो है वो लगभग 21 किलोमीटर का होता है। चलिए आगे चलते हैं जरा लेकर के इसको, ऐसा होने पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये पृथ्वी की आकृति के अनुसार जो है स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित करते समय यह मान लिया गया है कि पृथ्वी पूर्णतः गोल है, पूर्णतः गोलाकार माना गया था जब ये संबंध स्थापित हुआ था। लेकिन वास्तव में क्या है, पृथ्वी गोलाकार नहीं होकर के अपितु यह दीर्घवृत्ताकार है। इसका मतलब क्या है, यह ध्रुवों पे कुछ चपटी है और भूमध्य रेखा पे त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से अधिक है। इसका मतलब कितना है, लगभग ये मैंने बताया था लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और इसके ध्रुवीय त्रिज्या आरपी है, तब भूमध्य रेखा पे जो उसकी त्रिज्या रखी वो आर ई, जैसे मैंने पीछे बताया आर ई का मान आरपी से ज्यादा है। तो ये हमने ध्रुवों पर निकाला, जीपी का मान ये निकल गया जी एम ई अपॉन आरपी का स्क्वायर। और अगले पे चलते हैं, जब देखते हैं आगे भूमध्य रेखा पे निकालेंगे तो ये जीई हो जाएगा और जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। अगर दोनों को भाग कर देते हैं, भाग करने पे क्या आ जाएगा जरा देख लीजिए, भाग दे करके क्या करते हैं, ये जीपी है और बटे में जीई है, तो जरा भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, एम हो जाएगा और ऊपर में आर पी का स्क्वायर है और बटे में कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, एम हो जाएगा और आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे और ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर और आर पी का स्क्वायर। यही मान यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आर ई का मान मैंने बताया था आर पी से बहुत अधिक होता है, लगभग 21 किलोमीटर के आसपास होता है। तो यही बताया है जीपी का मान जी से अधिक है, अतः ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होगा। यही इसमें लिखा हुआ देखा, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होता है, कहां पर, ध्रुवों पर। तो स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है, तथा ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आता है जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। तो पहले हम ले रहे हैं किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ये परिभाषा है, परिभाषा आप लोगों को अच्छी तरह से याद है। अब द्रव्यमान को दो प्रकार से बताया गया, नंबर 1 जड़त्वीय द्रव्यमान बताया गया, नंबर 2 गुरुत्वीय द्रव्यमान बताया। जड़त्वीय द्रव्यमान जो जड़त्व के कारण होता है और गुरुत्वीय द्रव्यमान जो गुरुत्वीय बल लगने के कारण होता है। तो पहले हम जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। जड़त्वीय द्रव्यमान में क्या बताया गया है, ये हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान है, इसके बारे में देखो क्या बताया गया। जड़त्वीय द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, ये हमेशा जड़त्व के कारण ही जाना जाता है।
जड़त्वीय द्रव्यमान न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से परिभाषित होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, दूसरे नियम से परिभाषित होता है। मान लिया किसी का द्रव्यमान जो है जड़त्व द्रव्यमान एम आई इसलिए बोलते हैं इनर्शिया से यूज करते हैं, और किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण ए है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर एम ए होता है, एम की जगह एम आई ए कर देंगे। इससे एम आई का मान निकल जाएगा F अपॉन ए, और इससे अगर हम ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा F बटे एम आई, यानी ए जो है समानुपाती किसके हो गया 1 अपॉन एम आई के। इसका मतलब क्या हुआ, एम आई जड़त्वीय द्रव्यमान को प्रकट करता है, अतः किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपात को उसका जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ये परिभाषा निकल के आ रही है, इस परिभाषा को आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करिए तो ये दिखाई देगा जड़त्वीय द्रव्यमान की कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं आपको याद करनी पड़ेंगी। क्या क्या विशेषताएं हैं यही आप लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर। पहली विशेषता, किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके समीप स्थित अन्य वस्तु से अप्रभावित रहता है, मतलब उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा नियम है, जड़त्वीय द्रव्यमान वस्तु की आकृति, आकार, अवस्था पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना है, इस पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 3 है इसका, जब कई वस्तुएं एक साथ रखी जाती हैं तो संयुक्त जड़त्वीय द्रव्यमान प्रत्येक वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान के योगफल के तुल्य हो जाता है, अर्थात सब कुछ जुड़ जाता है। नंबर 4 है, यदि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय हो जाए, मतलब उसके लगभग बराबर हो जाए, तो उसका जड़त्वीय द्रव्यमान वस्तु के वेग के साथ निम्न समीकरण में दिया जाएगा। तो m बराबर होता है m0 बटे में √1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। चलिए यहाँ पर c जो है प्रकाश का वेग है और v वस्तु का वेग है, और m0 विराम द्रव्यमान, ये जब वस्तु रुकी हुई है तब उसका द्रव्यमान है। नंबर 5 देखते हैं क्या है, जड़त्वीय द्रव्यमान की माप जड़त्वीय तुला से की जाती है। ध्यान रखना, ये जड़त्वीय तुला होती है, उसकी सहायता से इससे करते हैं। तो ये 5 विशेषताएं हैं इसकी, जो 5 विशेषताएं जड़त्वीय द्रव्यमान के लिए होती है। अब आते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान, जो गुरुत्व बल के कारण लग रहा है। गुरुत्वीय द्रव्यमान का फिर परिभाषित किया है। गुरुत्वीय द्रव्यमान न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से परिभाषित होता है। जैसे माना कोई द्रव्यमान m और पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा इसकी सतह पर इसका गुरुत्वीय द्रव्यमान mg है, तो वस्तु रखी है, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, ध्यान रखना है इसमें गुरुत्वाकर्षण नियम लगेगा, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल जो F बराबर क्या होगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 की जगह कैपिटल M हो जाएगा, m2 की जगह mg दे दिया जाएगा, तो इससे mg का मान निकल जाएगा r स्क्वायर बटे gm अपॉन gm इंटू f हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगी, ये समीकरण से mg निकल जाएगा। अब इससे जो है समीकरण 2 से बता रहे हैं mg गुरुत्वीय द्रव्यमान को प्रकट करता है, ये मैंने पहले बता दिया था। अतः किसी वस्तु के उस द्रव्यमान को जो यह निर्धारित करता है कि पृथ्वी उस पर कितना गुरुत्वीय बल आरोपित करती है या करेगी, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तो समीकरण 2 में जो आपका दिया हुआ है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में क्या हो गया, GMR नियत है, अतः mg समानुपाती सीधे F हो जाएगा। जितना ज्यादा बल लगेगा उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान उस पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपको याद रखना है इस चीज को। चलिए अब देखें दोनों में अंतर, क्या अंतर है, अंतर को लेकर के भी हम कुछ स्थिति स्पष्ट करते हैं। ये जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर बताया गया। ये 2 टेबल दिखाई दे रही है आपको, इसमें हम एक एक अंतर लेके चलते हैं। पहले जड़त्वीय द्रव्यमान लिखा हुआ है, बाद में ये गुरुत्वीय द्रव्यमान लिखा हुआ है। ये मैंने बताया था, जड़त्वीय द्रव्यमान को हम कहते हैं एम आई से प्रदर्शित करते हैं और गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम करते हैं एम जी से प्रदर्शित, आई इनर्शिया के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले यह है, यह किसी वस्तु के जड़त्व की माप है, यह हमेशा जड़त्व को नापता है। और ये दूसरा क्या है इसमें, यह किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल की माप है, ये गुरुत्वीय बल नापता है इसका। नंबर 2 है, जड़त्वीय द्रव्यमान का निर्धारण या निर्धारित गति के द्वितीय नियम से किया जाता है, यानी जो जड़त्वीय द्रव्यमान का निर्धारण है वो गति के द्वितीय नियम से, ध्यान रखना द्वितीय नियम इसका। और इसमें क्या है, गुरुत्वीय द्रव्यमान का निर्धारण किसके द्वारा होता है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके आधार पर किया जाता है।
चलिए नंबर 3 देखिए क्या है। इसकी माप जड़त्वीय तुला से की जाती है। जड़त्वीय तुला जो होती है उससे केवल नापा जाता है, और इसकी माप जो है स्प्रिंग तुला से की जाती है। चलिए नंबर 4 देख लीजिए। जड़त्वीय द्रव्यमान की माप आसान नहीं होती है, मतलब इसको जल्दी हम नाप नहीं सकते हैं, और गुरुत्वीय द्रव्यमान जो है आसानी से नापा जा सकता है। तो ये अंतर है, आपको 4 अंतर दिए हुए, चारों अंतर आप लोगों को याद करने हैं। चलिए देखते हैं जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमानों में क्या संबंध है। संबंध को हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या इसकी कैपिटल आर है, और तब अगर mg उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान है तो वस्तु द्वारा लगने वाला बल, ये सूत्र है आपका गुरुत्वीय बल का, F बराबर gm mg अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। अब जो है मान लिया हमने कि वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान mi है, ये mi हो गया। यदि इस वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाए तो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वीय त्वरण g के खींचेगी। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma होता है, a का मान g हो जाएगा और m का मान mi लिया जाएगा। तो समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। तो mi बराबर g, gm अपॉन gm और mg बटे आर स्क्वायर हो गया। इसमें से जो mi है बटे में mg, इस mg को जो है इधर नीचे ले आते हैं, तो यहाँ gm बटे में जी आर स्क्वायर होगा, जबकि g भी नियतांक है, m भी नियतांक है, स्मॉल g भी नियतांक है, r भी नियतांक है। तो टोटल ये नियतांक के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया आपका मान mi अपॉन mg जो है वो एक नियतांक आ गया k के बराबर। अब ये mi बराबर k mg हो गया, तो mi जो समानुपाती हो गया वो mg के बराबर हो गया, समानुपाती। अतः ये परिभाषा दी जाएगी। अतः किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, ध्यान रखना। यानी mi जो है वो अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, mg के। अब ये k का मान हमने पीछे जो बताया तो वो ये है, k बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल g आर स्क्वायर है। तो इससे g का मान तो निकल जाता है, gm अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है इसमें। तो इसमें k का मान यदि हम 1 रख दें, तो k का मान यदि हम रख देंगे 1, किसमें, इसमें रखना है k का मान 1, जो mi है बराबर k mg है। इसमें k बराबर 1 रख दीजिए तो क्या होगा, mi बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वही दिया हुआ है, इस स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे। अर्थात किसी वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान तुल्य होते हैं, कब, जब k बराबर 1 हो। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या है हमने। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए, जिसे ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम बोलते हैं। तो पहला नियम इसने क्या बताया था, पहले देख लेते हैं। पहला नियम ये बताया है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो एक दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, और सूर्य जो है किसी एक फोकस पे या नाभिक पे स्थित होता है। तो यही देखो नियम लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, और सूर्य इसकी एक नाभि पे यानी फोकस पर होता है। इसे हम कक्षा का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। और यह प्रत्येक ग्रह की कक्षा भिन्न भिन्न होती है, इसलिए यह भिन्न भिन्न होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो था हमारे पास पहला नियम, इसे क्या बोलते हैं हम, कक्षा का नियम भी बोलते हैं। तो ये पहला नियम आपने पढ़ा भी। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नियम में देखो केपलर ने क्या कहा है। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल स्थिर रहती है। अर्थात क्या मतलब हुआ, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। इसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। अब जरा मतलब समझ लीजिए क्या है। ये आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शेडेड पोर्शन में क्या होगा, ये शेडेड पोर्शन है, आपको ये दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं भी करके। इसके अंदर ये पूरा शेडेड रीजन दिखाया गया। इसमें मान लिया ये टी समय में जो है ये ग्रह यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है, और यहाँ पर भी टी समय में ही जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक दोनों समान समय अंतराल में चल रहे हैं, तो क्षेत्रफल समान पार करेंगे। ये जो क्षेत्रफल आएगा ये पूरा का पूरा समान होगा। यही इस चित्र में बताया गया है। एस सूर्य की स्थिति है, ये वाला एस स्थिति होगी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा, लिखा हुआ आपको एस। और क्षेत्रफल एस ए बी, तो एस ए यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया। देख लीजिए ये पूरा क्षेत्रफल, यानी ये जो गिरा हुआ क्षेत्रफल है, कौन सा, ये जो क्षेत्रफल आपका गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन।
एस ए बी और क्षेत्रफल एस सी डी, यानी एस आपका ये हो गया, सी यहां हो गया और डी यहां हो गया। ये वाला जो क्षेत्रफल हो जो मैंने पहले ही करके दिखाया था, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होते हैं, एक ही समान समय में समान क्षेत्रफल ये पार करते हैं। स्पष्ट है कि ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी रेखीय चाल न्यूनतम होती है, और जब इसके विपरीत ग्रह सूर्य से पास होता है तो उसकी कक्षीय चाल या रेखीय चाल अधिकतम होती है। ध्यान रखना, जब ये पास में होगा, यहां पर जब ये इस जगह पे होगा तो सबसे अधिकतम चाल होती है, और इस जगह पे होने पर इसकी न्यूनतम चाल होती है। दोनों जगह आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो है अधिकतम चाल के लिए है, अधिकतम चाल का बिंदु है ये, और ये जो है न्यूनतम चाल के लिए बिंदु है, न्यूनतम चाल, क्योंकि यहां पर ये सबसे ज्यादा दूर होगा और यहां पे सबसे पास में होगा। तो ये आपका कौन सा नियम है? केपलर का द्वितीय नियम है। और किस नियम से जाना जाता है? ये क्षेत्रफल का नियम है, इसके नियम से जाना जाता है। चलिए अब केपलर का तीसरा नियम देखते हैं क्या है। इस नियम में क्या है? परिक्रमण काल का वर्ग, यानी एक चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर ग्रह का जब कोई एक चक्कर लगाता है तो उसे हम समय को बोलते हैं परिक्रमण काल। इसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, और जो इसकी औसत दूरी है उसको स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। तो ये जो परिक्रमण काल का वर्ग है उसके तृतीय घात के दूरी, जो औसत दूरी आ रही है उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक आ जाता है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के आर क्यूब हो जाएगा। ये आपका तीसरा नियम है। इस नियम को हम क्या बोलते हैं? परिभ्रमण काल का नियम भी बोलते हैं। तो देखते हैं, परिभ्रमण काल का नियम भी बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों। ये अब नियम की तरफ बढ़ते हैं जरा। नियम क्या कह रहा है? किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग, ध्यान रखना इसका वर्ग होना चाहिए, उस ग्रह से सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये नियम दिया गया था केपलर द्वारा, तीसरा नियम था। इस नियम को मैंने बताया था परिभ्रमण काल भी कहते हैं। अब यदि किसी ग्रह का परिभ्रमण काल कैपिटल टी तथा ग्रह की सूर्य से जो माध्य दूरी है वो स्मॉल आर है, तो इस नियम के अनुसार टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब या टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। अब इसमें के क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है। स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है उसका परिक्रमण काल कम होता है, तथा जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका परिक्रमण काल अधिक होता है। तो ये इसी चीज को बता रहा है, ये दूरी के अनुसार से दिखाई देता है। चलते हैं, कुछ और भी तथ्य हमारे सामने आते हैं। केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति, तीसरा नियम आया कहां से है उसका हम व्युत्पत्ति करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें। केपलर के तृतीय नियम की सत्यापन हेतु क्या मान लेते हैं? यह मानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। ये मान के चलते हैं। पहले वैसे तो दीर्घवृत्ताकार में करता है केपलर के अनुसार, लेकिन हम फिलहाल वृत्तीय गति मानते हैं न्यूटन के अनुसार से। माना एम द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है। यदि सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल एम हो तथा सूर्य तथा ग्रह से आरोपित कुछ गुरुत्वीय बल कैपिटल एफ है, तो कैपिटल एफ बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। चलिए, यही गुरुत्वीय बल वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल भी देगा। ध्यान रखना, ये क्या करेगा? आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो अभिकेंद्र बल का ये सूत्र होता है एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां वी क्या है? ग्रह का कक्षीय वेग है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन्हीं दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने पे हमारे पास एक कुछ नया समीकरण आता है। ये देखो यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर हो जाए कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। इसमें से ध्यान रखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा और एक आर की पावर भी इससे कट जाएगी, तो ये वी स्क्वायर का मान कैपिटल जी एम अपॉन आर आ जाएगा। लेकिन वी बराबर जो सूत्र होता है वो आर ओमेगा होता है, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और ओमेगा का मान जो होता है वो 2 पाई बाई टी होता है। जहां टी आवर्तकाल है तो 2 पाई बाई टी रख दिया गया और आर हो गया। ये सारा मान हमें यहां पर रखना होता है, इस जगह पे रखना है, तो रख दीजिए। तो 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर आ जाएगा। इसका खोल दीजिए तो इसका 4 पाई, देखो ध्यान से, यहाँ 2 पाई आर है बटे में टी है, इसका स्क्वायर है और बराबर कितना हो गया? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों आर है, आर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना। इसके इधर गुणा करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा अब ये, और टी स्क्वायर बराबर देखो क्या निकल के आएगा, तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा जी एम आ जाएगा, और इनटू में आर क्यूब आ जाएगा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ। अब इसमें ये सारा का सारा नियतांक होता है, इस नियतांक के कारण इसको के ले लेते हैं, ये के यहाँ पे लिया गया है, तो टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब हो गया, यानी टी स्क्वायर समानुपाती हो गया आर क्यूब के, और यही हमारा केपलर का तृतीय नियम है। अतः किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यही केपलर का कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम कैसे आया हुआ है ये आप लोगों को पता लग गया होगा। चलिए थोड़ा सा नियम से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये एक अगला आर्टिकल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। केपलर के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसके नियम की व्युत्पत्ति वो केपलर के नियम से ही हुई है। इस नियम को हम जानना चाहते हैं जरा किस तरह से हुआ ये। अब माना एम द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह की क्षेत्रीय चाल स्थिर होगी, यानी नियत होगी। अतः वृत्तीय कक्ष के लिए ग्रह की रैखिक चाल भी नियत रहेगी। अब क्या हुआ, यदि ग्रह की रैखिक चाल स्मॉल v है तो वृत्तीय गति के लिए ग्रह का जो उस पे अभिकेंद्र बल लग रहा है वो F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r होगा, जो कि समीकरण नंबर 1 से दिया जा रहा है। तो ये समीकरण ग्रह का अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है, मैंने कई बार बताया इसको, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। इसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है, ध्यान रखना, इसकी दिशा हमेशा सूर्य के ओर बनी रहती है। अब चलते हैं जरा दूसरे समीकरण की तरफ। v बराबर हमने आर ओमेगा पढ़ा हुआ ही था, v बराबर आपका आर ओमेगा पढ़ा हुआ है, v बराबर आर ओमेगा, ये आर ओमेगा हो गया, और ओमेगा बराबर हमने पढ़ा है 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब ये मान यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा। अब ये मान v की जगह पे रखा गया, तो कौन सी v की जगह पे, यानी f बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर था इस v की जगह पे, तो m अपॉन आर तो ही है, यहाँ 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 4 हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा m अपॉन आर तो ही है, और साथ में यहाँ 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, इससे एक आर से ये आर कट जाएगा, तो ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन केपलर का जो तृतीय नियम है वो क्या कहता है, टी स्क्वायर जो है के आर क्यूब के बराबर है। अब ये मान टी स्क्वायर की जगह रख दीजिए, जैसे रखेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, m हो जाएगा, r हो जाएगा, नीचे कई r क्यूब हो जाएगा, एक r कट जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू एम अपॉन r हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वास्तव में नियतांक है, यानी इन दोनों के समानुपाती हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, f समानुपाती हो गया m अपॉन r स्क्वायर। चलिए अगले पेज पे जरा चलते हैं, देखते हैं वहां क्या कह रहा है। यानी कि समीकरण में 4 पाई स्क्वायर अपॉन के एक नियतांक मात्र बता दिया मैंने, इसलिए f समानुपाती m अपॉन r स्क्वायर हो गया। अब इससे जो न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला, ये आपके एक एक नियम देखने। पहला नंबर 1, प्रत्येक ग्रह सूर्य की ओर एक बल का कार्य करता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य की ओर एक बल का कार्य करता है, जो f से दिखाया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो, ये m आपका ऊपर दिखाई दे रहा है इसलिए अनुक्रमानुपाती हो। नंबर 3 देखो, यह बल ग्रह के सूर्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी नीचे जो दूरी दिखाई दे रही है आर स्क्वायर, इसका वर्ग है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तीनों नियम दिखाया है। अब इसमें एक चीज और है, जो नियतांक आपका दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा सा नियतांक आपको दिखाया था जिसको हमने नियतांक बोल करके छोड़ दिया था, ये किस पे निर्भर करेगा, ये कैपिटल m पे निर्भर करेगा। यहाँ कैपिटल m के अनुक्रमानुपाती है, तो इसी बात को ये बोले जा रहे हैं यहाँ पे। इस बल का स्रोत सूर्य है, अतः समीकरण 3 में दाएं पक्ष को सूर्य के किसी प्राचल यानी पैरामीटर पर निर्भर करना चाहिए, और किस पे करेगा, ये सूर्य के द्रव्यमान पे। तो m और स्मॉल r से संबंधित प्राचल है, अतः 4 पाई स्क्वायर अपॉन k को सूर्य से संबंधित प्राचल होना चाहिए।
शाब्दिक दृष्टिकोण से क्या हुआ, यह प्राचल सूर्य के द्रव्यमान कैपिटल एफ से संबंधित होगा, तो कैपिटल एम इसकी जगह रख दिया गया, ये समानुपाती कैपिटल एम हो गया, यानी एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, एम कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। यही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये नियम कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी m1 हो जाएगा, फिर m2 हो जाएगा और बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस नियम के आधार पर इन्होंने इसको बताया है और सिद्ध कराया है। तो ध्यान से रखना, इसी m को जब कैपिटल एफ को जब लिखते हैं तो कैपिटल जी आ जाता है, फिर m1 आता है, फिर m2 आता है और बटे में आर स्क्वायर होता है। यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का सूत्र बन जाता है। और कैपिटल जी के मान को हमेशा याद रखना आप लोग, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये न्यूटन का मात्रक भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार यह है 81 न्यूटन है। यदि इसे पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई के बराबर ले जाया जाए तो इसका भार कितना होगा। तो चलते हैं, देखते हैं ये कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे W बराबर दिया हुआ आपको 81 न्यूटन। चलिए सूत्र लगाना चालू करते हैं। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे जो सूत्र होता है G डैश का, वो सूत्र लगा दीजिए। G बटे होता है 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऊंचाई जो है कितनी बता रहे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई के बराबर बता रहे हैं, तो यहाँ R बटे 2 ले लेंगे। चलो मान रखिए यहाँ पे, तो G डैश बराबर हो जाएगा G और बटे में 1 प्लस H का मान R बटे 2 रख देंगे और बटे में R आपका ही है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R से एक R कट जाएगा, तो G डैश का मान जो आ जाएगा G बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा अब ये, तो G डैश का जो मान आ गया वास्तव में G बटे कितना हो गया, ये 3/2 बन जाएगा, 3/2 का ये वर्ग हो जाएगा। अब इसको वर्ग को खोल दीजिए, तो G बटे कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो G डैश बराबर 4/9, G डैश का मान 4/9 G आ जाएगा। अब जो है सूत्र हम निकालते हैं W डैश बटे W का, तो W डैश कितना हो जाएगा mg डैश हो जाएगा और ये जो मान आएगा कितना आएगा, ये mg के बराबर हो जाएगा। जरा मान रख देते हैं, तो इसमें मान रख करके देखते हैं जरा क्या आ जाएगा। तो ये m से m कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा W डैश बटे W बराबर कितना हो जाएगा G डैश। G डैश का मान हमने अभी निकाला है, कितना है 4/9 G और बटे में G है, G से G कट जाएगा, तो W डैश का मान जो आ जाएगा 4/9 W के बराबर हो जाएगा। तो W का मान रख दीजिए, तो 4/9, W का मान 81 है, तो 9 × 9, 9 × 81 और 9 चौक 36, 36 न्यूटन का इसका क्या होगा, भार होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक ही पदार्थ से बने समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या R के दो गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो सिद्ध क्या करना है कि उनके बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल R⁴ के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए सूत्र देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। देखो m1 और m2 का मान बराबर है m के, और m का मान अगर निकालते हैं तो 4/3 पाई r³ और रो, जहां रो क्या है, घनत्व है। रो क्या चीज है, घनत्व है पदार्थ का। इसके m1 m2 के मान निकल गए और हमारे पास जो सूत्र लगाना है बल का, तो लगा दीजिए सूत्र। इसमें जरा केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो r जो है वो वास्तव में कितनी है, r + r है, यानी 2r के बराबर हो जाएगी। जरा सूत्र लगा दीजिए, कैपिटल G हो जाएगा, m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा और बटे में r² होगा। जो मान रख दीजिए, तो कैपिटल G है, m1 का मान यही रखेंगे आप लोग 4/3 पाई r³ और रो आ जाएगा। m2 का मान भी वही रखेंगे 4/3 पाई r³ और रो हो जाएगा, और बटे में r की जगह कितना है 2r है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो f बराबर हो जाएगा, कैपिटल G तो ही है, इसमें 4/3 पाई, देखो 4/3 पाई दोनों जगह आ रहा है, तो इसका तो होल क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे देखो, और रो भी इसमें आ रहा है, तो रो और रो मिलकर रो स्क्वायर हो जाएगा, तो रो भी इसके अंदर ही ले लीजिए। और क्या बचा हमारे पास, r की घात यहाँ 3 है और इधर r की घात 3 है, तो 3 और 3 6 हो गया, नहीं r की घात तो 6 हो जाएगा।
और बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और r की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, तो ये आ गया कैपिटल जी 4/3 पाई रो इसका होल स्क्वायर है और बटे में 4 है और r की घात कितनी बच जाएगी, 6 - 2 तो 4 बच जाएगा। ये सारा का सारा नियतांक है इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी चीज में से बदलने वाली नहीं है, यानी f समानुपाती किसके हो गया, r की घात 4। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो मेरे ख्याल से आसान सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं थोड़ा अगले प्रश्न की तरफ। यह है एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दुगना, द्रव्यमान दुगना है और घनत्व जो है पृथ्वी के औसत घनत्व के बराबर है। तो पृथ्वी पर भार जो है W, तो ग्रह पर उसका भार कितना होगा ये बताना है। देखते हैं कैसे निकलता है। माना ग्रह का द्रव्यमान, ये जो है MP ले रहे हैं और पृथ्वी का द्रव्यमान इसको हम ME ले रहे हैं, लेकिन प्रश्नानुसार क्या कहा है, MP का मान जो है वो डबल ऑफ ME है। देखो कहा है एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दुगना है। चलिए ठीक है, अब इसमें हम इसका मान निकालना चालू करते हैं। तो MP यानी इसका त्रिज्या भी हम ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 4/3 पाई और RP का क्यूब हो जाएगा और रो आ जाएगा, रो घनत्व है इसका, ऐसे 2 हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 पाई RE का क्यूब हो जाएगा और रो आ जाएगा, रो से रो कट जाएगा और 4π/3 4 बटे कट जाएगा। तो ये हो गया RP की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 और RE की घात 3। इससे हम RP का मान निकालेंगे, 2 की घात 1/3 हो जाएगा और यहाँ RE आ जाएगा। चलिए हम सूत्र लेते हैं जरा, और सूत्र में क्या आएगा हमारे पास, G का सूत्र लगाना है इसके अंदर। स्मॉल g का जो सूत्र होता है कैपिटल G होता है, M होता है और बटे में R होता है। अगर हमने यहाँ पे MP ले लिया तो यहाँ पे P लेना पड़ेगा, ऐसे ही ये यहाँ पर P आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें GE का मान निकालना है तो GE में क्या हो जाएगा, कैपिटल G हो जाएगा, ME हो जाएगा और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा RE हो जाएगा। चलिए मान रखना चालू करते हैं हम जरा। तो ये दोनों का मान रख करके तो GP बटे में GE का मान निकालना चाह रहे हैं हम, कितना आ जाएगा, कैपिटल G हो जाएगा, MP हो जाएगा और बटे में कितना है RP और बटे में यहाँ कितना आ जाएगा G हो जाएगा ME और बटे में RE। तो ये G और G कट जाएगा, बचेगा कितना, ये बच जाएगा MP बटे ME और इधर इसका बच्चों स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखना, इन पे स्क्वायर आएगा, इन पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये RE तो ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में RP जो है इधर रह जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब मान रख के देखते हैं कितना मान आ रहा है। यहाँ तो देखो MP का मान कितना है 2ME दिया हुआ है यहाँ पे, तो रख दीजिए इसका मान 2ME और ये ME ऐसे रख दीजिए और बटे में RE का मान तो RE ही रहेगा, लेकिन RP का मान हमने ये निकाल रखा 2 की घात कितना है 1/3 है और RE के बराबर है। चलो इसका है स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे, ME कट जाएगा। तो वास्तव में कितना हो गया 2/2 की घात 2/3, ये 2 की घात 1 - 2/3 हो जाएगा, यानी 2 की घात 1/3 आ जाएगा। ये कितना हो गया GP बटे GE का मान निकल गया। लेकिन W निकालना है, हमें भार निकालना है, तो WP बटे WE निकालना है। यहाँ पे WE, तो WE ये हो जाएगा MGP और यहाँ हो जाएगा MGE, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसका मान हमारे पास पता ही है कितना है, ये 2 की घात 1/3 है, यानी WP का जो मान निकल के आएगा वो 2 की घात 1/3 WE के बराबर हो जाएगा। इससे हम WP बराबर घनमूल बोलते हैं इसको, घनमूल 2 और WE के बराबर, और यही पे आंसर हो जाएगा, इसका घनमूल 2 गुना होगा। चलिए कर लेंगे आप लोग, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक और दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब H का मान तो ज्ञात करना है आपको। ज्ञात कीजिए जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के मान का आधा रह जाता है, मतलब G' का मान जो है वो G/2 रह जाता है।
चलिए हम ऊंचाई पर जाने पे सूत्र लगा देते हैं। तो g बराबर होता है जी डैश बटे आर। जी डैश बटे कितना होता है सूत्र इसका, सूत्र अगर आप ध्यान है आपको, तो जी डैश बटे 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर होता है। चलिए मान रखना चालू करते हैं। जी का मान यहाँ पे, ये जी डैश यहाँ पे होता है बच्चों, इधर नहीं होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर जी डैश का हम मान रख दे रहे हैं। जी डैश का मान कितना है, जी बटे 2 दिया हुआ है। तो जी और ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो जी से जी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस एच अपॉन आर का मान जो है वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करना चालू करिए। तो कितना हो जाएगा, ये एच अपॉन आर का मान जो हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 और कैपिटल आर। चलिए अंडर रूट 2 का मान रख दीजिए। तो 1.414 है, माइनस का 1 है, और कैपिटल आर का मान ये जो दिया हुआ है वो लिखना है बच्चों। कितना है ये, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में आएगा, ध्यान रखना जो भी आएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो 0.414 बच जाएगा, और ये 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आएगा। अब इसकी जब गुणा उना करेंगे तो गुणा करके देखिएगा कितना आ रहा है, ये 2.65 आ जाएगा ये, और गुणा 10⁻6 मीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये दिया हुआ है, पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर ऊपर जी का मान क्या होगा। चलिए अब की एच का मान दे दिया है 3200 किलोमीटर, आर का मान दिया वही है, आर बराबर दे रखा है 6400 किलोमीटर, और जी का मान भी दिया हुआ है, जी बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए सूत्र लगा दीजिए। ऊपर जाने पे देखो कहा है इन्होंने, ये ध्यान रखना, ऊपर ऊपर जाने पर है ये। तो जी डैश का जो सूत्र होता है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर होता है। चलिए रख दीजिए मान। जी डैश का मान निकालना है हमें, जी का मान हमें दिया हुआ है। तो जी डैश बराबर जी का मान 9.8 हो गया, और ये 1 प्लस एच का मान कितना दिया है 3200। तो 3200 बटे 6400 रख दीजिए, और इसका होल स्क्वायर करते हो। 32 से कम 32 और 32 दूनी 64। तो ये वास्तव में जी डैश बराबर कितना आ गया, 9.8 बटे 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं जरा मान कितना निकल के आ जाता है। तो जी डैश बराबर आ गया 9.8 बटे, यह वास्तव में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 9.8 बटे कितना हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा। तो 4 इसका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 9.8 बटे 4/9 हो जाएगा ये। अब इसकी गुणा भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसकी जो गुणा भाग आएगी 4.35 आ जाएगा इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक और है, यह पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर एक वस्तु का भार पृथ्वी पर का आधा रह जाएगा। भार का मतलब गुरुत्वीय त्वरण भी आधा ही रह जाएगा, एक ही मतलब है उसका। तो कितनी गहराई पर है, तो एच का मान तो हमें निकालना है। चलिए, और आधा हो जाएगा मतलब जी डैश का मान जी बटे 2 दिया हुआ है। तो सूत्र लगा लेते हैं। जी डैश बराबर जी होता है और 1 माइनस एच अपॉन आर होता है सूत्र। रख दीजिए। जी डैश का मान कितना हो गया, जी बटे 2 है, और ये जी है, और ये 1 माइनस एच बटे आर हो जाएगा। तो जी डैश जी से जी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर 1 माइनस एच अपॉन आर हो गया। अब इसको इधर उधर भेज देते हैं, तो एच अपॉन आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। यानी अब कितना बच जाएगा इससे, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। एच अपॉन आर का मान वास्तव में 1 में से 1/2 गया, तो 1/2 ही बचेगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा आर। आर का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों 6400 किलोमीटर। तो ये मान रख देते हैं।
तो आर लिख लीजिएगा, आर कितना है 6400 किलोमीटर। चलिए रख दीजिए यहाँ पे। तो एच बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 6400 किलोमीटर। अब यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3200 किलोमीटर हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो गया, 3200 किलोमीटर पे हो जाएगा ये आधा। तो ये हमारा आंसर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/20वीं, ये 1/20वीं ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से इतनी ही गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो पहले पर हम ऊंचाई पर लेके चलते हैं। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी डैश का मान जो होता है, जी होता है 1 - 2h/r होता है। यहां पर ध्यान रखना h का मान r/20 दिया हुआ है। चलिए हम ले लेंगे इसमें। तो जी डैश का मान कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 1 - 2 है यहाँ पे, और गुणा r/20 हो जाएगा, और ये r आ जाएगा। तो यहाँ r से r कट जाएगा, यहाँ कट के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जी डैश बराबर जी हो गया, और 1 - 1/10 हो गया। तो 1 में से 1/10 जाएगा तो 9 बटे बच जाएगा। तो जी डैश का मान 9/10 जी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान, ये G1 डैश बता दे रहा हूं मैं, इसका कितना हो जाएगा, सूत्र होता है G और 1 - h/r होता है। मान रख दीजिए। तो G हो जाएगा 1 - h का मान r/20 है, और r यहाँ पे ही है, तो ये r से r कट जाएगा। तो G का जो मान आ जाएगा वास्तव में 1 - 1/20 आ जाएगा, यानी G बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 19/20 आ जाएगा। 19/20 G1 डैश आ गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब इन दोनों को हमें भाग करना है। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। तो G1 डैश बटे G डैश का मान कितना आ जाएगा, G1 डैश का मान कितना है, G है और 19/20 है, और यहाँ पे G है और कितना है, ये 9/10 है। G से G कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 19/20 और गुणा में 10/9 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कुल मिलाकर के ये 19/18 हो जाएगा। तो G1 डैश का मान जो आएगा 19/18 G आ जाएगा, और G डैश का मान रख दीजिए। तो 19/18 G का मान कितना था, ये दिया हुआ है आपको 9 दिया हुआ है, तो ये 9 रख दीजिए यहाँ पे। तो 9 × 9 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 19/2। 19/2 का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 × 18 और 2 × 5 10, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये भी आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है, पृथ्वी की कोणीय चाल वर्तमान चाल से कितनी गुनी कर दी जाए कि भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति आ जाए। ये भी प्रश्न बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पृथ्वी की वर्तमान कोणीय चाल जो होती है वो ओमेगा होती है, जो कि 2π/T के बराबर होती है। T 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, तो ये 24 × 60 × 60 सेकंड में बदल जाएगा। ऊपर 2π का मान 3.14 रख दिया गया है, तो ये मान रख दिया गया है इसमें। तो इसका मान हल करने पे जो आएगा 7.26 × 10⁻⁵ रेडियन प्रति सेकंड आ जाएगा। ये भारहीनता की अवस्था में ओमेगा का मान √G/r होता है। G का मान यहाँ 10 रख दीजिए, और बटे 6400 गुणा 10⁻3, 6400 किलोमीटर त्रिज्या होती है, तो ये रख दिया। ये हल करने के बाद ओमेगा का जो मान आएगा ये ओमेगा डैश है बच्चों। ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा 1.25 × 10⁻³ रेडियन पर सेकंड आ गया। अब क्या करना है, ओमेगा डैश इसको जरा पहले सही कर लीजिए। ये 125 पावर 1 कर लेते हैं, 10⁻⁵ हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। रख दीजिए मान ओमेगा डैश 125 × 10⁻⁵ बटे में 7.26 ये वाला रखा गया है।
तो इसे काट देंगे, कटने पे 17 आ जाएगा, तो 17 गुना हो जाएगा ओमेगा डैश बराबर 17 ओमेगा। यानी क्या हो गया, अर्थात वर्तमान चाल से अगर 17 गुणित चाल होने पर भूमध्य रेखा पे क्या होगा, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। अर्थात अगर 17 गुना कोणीय चाल से चलने लग जाए पृथ्वी तो क्या होगा, भूमध्य रेखा पे जो भी वस्तु होगी वो भारहीनता की अवस्था में आ जाएगी। चलिए देखते हैं, एक और उदाहरण दे रखा है, ये 24 उदाहरण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 किलोग्राम और 10,000 किलोग्राम के दो पिंड हैं। ये देखो 100 किलोग्राम यहाँ पे डला हुआ है और 10,000 किलोग्राम यहाँ पे है, बी पर है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे, ये एक दूसरे से एक दूसरे की मीटर पे दिया हुआ 1 मीटर की दूरी पे है, ये 1 मीटर की दूरी ले ली हमने। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड से कितनी दूर पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो आई बराबर होता है Gm/r², ये सूत्र होता है। तो दोनों के मान हम बराबर कर लेते हैं। ये मान लीजिए अगर I1 लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे और यहाँ R1 हो जाएगा, और इधर अगर I2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल Gm2/r2 का स्क्वायर हो जाएगा। R1 को हमने x मान रखा है, तो R1 बराबर x है और R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। तो ये मान रखने हैं इसके अंदर, तो ये रख दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल G(x²) और कैपिटल Gm2, और कैपिटल G कट जाएंगे। M1 का मान कितना है, देखो यहाँ पे 100 है, तो 100 बटे कितना हो गया, x² हो जाएगा, और ये कितना है, ये 10,000 है, 10,000 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, तो देखो ध्यान से 1 - x बटे में x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे, और इसको इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने इधर ले लिया है, तो अब इसको इधर लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 है और बट्टे में यहाँ 100 है। तो ध्यान से देखो ये 2 जीरो कट जाएंगी, ये भी जीरो इससे कट जाएगी, तो ये कितना हो गया, 1 - x बटे x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर, अब स्क्वायर हट जाएगा तो 1 - x बटे x बराबर कितना आ गया, 10। अब इधर गुणा कर दिए तो 1 - x बराबर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो 10x प्लस x बराबर 1 हो गया, तो 11x बराबर 1 हो गया, तो x का मान 1/11, 1/11 मीटर की दूरी पर ये तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। तो ये जो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, आसान से प्रश्न है, जितने चाहोगे आसान से कर सकते हो। बस सूत्र आप लोगों को याद रखना चाहिए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ध्यान रखना बच्चों, ये I से दिखाया जाता है और इसका सूत्र होता है Gm/r²। ध्यान रखना ये गुरुत्वीय त्वरण ही होता है वास्तव में, बस इसको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का नाम दे दिया जाता है। तो चलते हैं हम जरा, एक प्रश्न और है, मुझे आखिरी कराना है, अब इसके बाद तो नहीं करा पाऊंगा मैं। चलिए ज्यादा टाइम हो गया है। एक आदमी पृथ्वी की सतह से 2 मीटर उछलता है, यानी ये पृथ्वी की सतह पे 2 मीटर उछलता है। चंद्रमा के पृष्ठ पर वह कितना उछल सकता है, ये बताना है। अगर यह मान लें कि दोनों का औसत घनत्व समान है और पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 6 गुनी है, यानी कि RE का मान जो है वो 6Rm है, ये लेके चलना है इसमें। गुरुत्वीय त्वरण का पहले हम सूत्र की बात करते हैं, तो स्मॉल GE की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये कैपिटल G होता है, M होता है, ME ले रहा हूं, और बटे में RE का स्क्वायर होता है। जरा मान रख दीजिए, कैपिटल G तो है ये, ME का मान रखते हैं 4/3 पाई RE³ हो जाएगा, रो इसका घनत्व है, और बटे में कितना है, RE का स्क्वायर। RE के स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल G और RE और रो आ जाएगा। ये GE का मान आ गया। इसी प्रकार ये GM का मून पर जो है वो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और कैपिटल G हो जाएगा, और RM हो जाएगा, और साथ में रो हो जाएगा। अब हमें जो है मान निकालना है GM, तो इसमें क्या करेंगे, GM को GE से हम भाग कर दे रहे हैं, तो GM का मान है 4/3 पाई RM रो, और बटे में यहाँ पे 4/3 पाई RE रो, ये रो है बच्चों, तो रो से रो कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो GM/GE का मान कितना आ गया, RM/RE आ गया। तो मान रख दीजिए,
तो GM बटे GE का मान, RM का मान तो RM ही रहने दीजिए, लेकिन GE का मान 6RM के बराबर थी, ये भी कट जाएगा। तो GM का मान जो है वो कितना आ गया, GM बटे GE का जो मान आ गया वो 1/6 आ गया। अब जो भार होता है, भार आप लोगों को पता है mg से निकलता है। जो गुरुत्वीय ऊंचाई जो चलती है वो वास्तव में कितना चलती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में चलती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh होता है बच्चों। प्रत्येक पिंड की जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा समान रहेगी। तो पहले ग्राफ पे लेते हैं mgh ले लेते हैं, और यहां पर क्या लेते हैं, mgh डैश ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर GE है तो HE प्रति पर हो जाएगा, तो यहाँ पर GEM हो जाएगा। चलो मान रखते हैं, m से m कट जाएगा ये। अब कितना आ जाएगा इससे, H डैश का जो मान आएगा वास्तव में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा H डैश का मान जो है वास्तव में कितना हो जाएगा, ये GE बटे GM इंटू H हो जाएगा। देखो GE बटे GM यानी इसका उल्टा रख दें हम, तो ये हो जाएगा 6/1 और गुना ये है 2, तो 6 दूनी 12 मीटर, यानी चंद्रमा के तल पे वो 12 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वैसे ध्यान भी रखना बच्चों कि गुरुत्वीय त्वरण में भी ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ये 1:6 का ही अनुपात होता है, यानी GM का मान हमेशा ध्यान रखना 1/6 GM होता है। तो ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि 1/6 भाग होता है। चलिए आज इतना ही रहने दे रहा हूं मैं, और नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इससे सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, जिससे मैं आगे बना करके सही टाइम पे आपको देता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं।